तीन वनडे मैच के सीरीज में बांग्लादेश ने जब वेस्टइंडीज की टीम को 2-1 से हरा दिया और सीरीज को जीत लिया आखिरी वनडे मैच जीतने के बाद, जिसमें से जो दूसरा वनडे मैच था वो तो टाई हो गया था, जिसको सुपर ओवर में वेस्टइंडीज ने जीत लिया किसी तरह से। लेकिन आज के इस पहले मैच में जो T20 फॉर्मेट के अंदर होगा, अपनी उस ओडीआई सीरीज को गंवाने के बाद क्या वेस्टइंडीज की टीम वापस कर पाएगी या नहीं, या फिर वही कमजोरी दिखाई पड़ेगी आज के इस मैच में भी एक अलग मैदान पर, जो कि वेस्टइंडीज की वनडे क्रिकेट में जनरली देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बांग्लादेश की भी क्या वही कमजोरियां हैं या नहीं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक एक प्लेयर के बारे में वो सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस प्लेयर को कितनी ज्यादा टीमों में आपको लेकर के जाना है। अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं और केवल एक स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, तो कौन से प्लेयर आपकी टीम में फिक्स हैं जो कि होने ही चाहिए और कौन से ट्रम्प होंगे, सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो के दौरान। तो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल ये जो मैच है चट्टोग्राम के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर जिसका पहला नाम था जहूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम, आपको याद हो अगर। फिलहाल इसका नाम बदल करके रख दिया गया है वीर श्रेष्ठ शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोतियुर रहमान क्रिकेट स्टेडियम। तो नाम जरूर बदला है, लेकिन पिच लगभग वही सेम रहने वाली है। जहां पर अभी तक खेले गए पिछले कुछ मैचेस की अगर हम बात करें, जो 4 मुकाबले पिछले हुए हैं, उसमें से अगर आप देखें तो 3 बार तो ऐसा हुआ है जहां पर बांग्लादेश की टीम ने जिम्बाब्वे को, फिर आयरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे की टीम को बांग्लादेश ने स्कोर को चेज करते हुए हराया है, और वो भी खास करके लास्ट के 3 मैचेस में। और एक मैच ये लास्ट वाला केवल ऐसा रहा है जहां पर बांग्लादेश ने 165 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद जिम्बाब्वे को केवल 156 पर रोक दिया, वो भी एक क्लोज मैच था। लेकिन इन चारों मैच के स्कोर कार्ड को, जिसमें स्कोरिंग पैटर्न देख करके आपको साफ पता चलेगा कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड यहां पर ये है नहीं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्कोर यहां पर बनते नहीं। लेकिन एक जो चीज कॉमन देखने को मिलेगी वो ये कि चेज होता है ज्यादातर मैचेस, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहां पर ज्यादा आसान होता है। और उसमें भी अगर आप देखें तो स्पिन को जो 16 विकेट और पेस को जो 30 विकेटें मिली हैं अभी तक के सभी 4 मैचेस में, जो पिछले 4 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं, उसमें देखेंगे तो स्पिन के 16 में से 7 विकेटें पहले इनिंग में, 9 विकेटें सेकंड इनिंग में, और पेस की 30 में से 12 विकेटें पहली इनिंग में, 18 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये डेटा थोड़ा सा अलग कहानी कहता है, क्योंकि अगर आप देखें जो मैचेस जीते गए हैं चेज करते हुए, उसमें स्कोरिंग तो चेज हुई ही है, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो ये होता है कि जब यहां पर सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है, अब देखिए टाइमिंग इस मैच की जो आपको मैंने पीछे बताई, शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि डे नाइट T20 मैच है। शुरुआत में निश्चित तौर पर फ्लड लाइट जलना शुरू हो जाएंगी जरूर, लेकिन उतना इफेक्ट उसका होगा नहीं। लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप और पिच की जो स्किडी नेचर होती है आजकल, जो ओस आती है सेकेंड इनिंग के दौरान खास करके, वो काफी हद तक किसी भी स्कोर को चेज करना आसान बना देती है। और इसी वजह से बैटिंग सेकंड करना काफी आसान होता है इन कंपेयर टू पहली इनिंग के बैटिंग करना। और खास करके ऐसी 2 टीमों के बीच में जो स्पिन अच्छा नहीं खेलती, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा ना, वो ये है कि कैसा वेदर होने वाला है उस टाइम पर, ओस आने की कितनी ज्यादा संभावना है जब सेकंड इनिंग की बैटिंग स्टार्ट होगी, और साथ ही साथ मेरी अपनी क्या 2 से 3 टीमें होंगी फाइनल, वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है ना, उसमें जाकर के मिल जाएगा। जल्दी से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन करिए, जहां पर आपको मैं सारे टॉस के बाद के फर्दर अपडेट्स तो दूंगा ही, टीम भी दूंगा, और फर्दर अपडेट्स में वही कि ओस आएगी या नहीं, पिच कैसी है, स्पिन फ्रेंडली है या निश्चित तौर पर बैटिंग फ्रेंडली है, वो सब कुछ आपको वहां पर बता दूंगा। बाकी ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड है आज के इस मैच के लिए, जहां पर लिटन दास वापसी कर रहे हैं जहाँ कैप्टन, विकेट कीपिंग भी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली सैफ हसन और तंजीद हसन मेरे हिसाब से ओपन करेंगे। और उसके बाद आते हैं तौहीद हिरदोय हैं, जाकिर अली हैं, समीम हुसैन पटवारी हैं, इसके बाद मेहदी हसन है, जो निश्चित तौर पर यहाँ पर थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लेग ब्रेक स्पिन, लेकिन एक्चुअली ये ऑफ स्पिन बॉलर हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं लेग स्पिनर रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नसूम अहमद और मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। और यही चारों जो गेंदबाज है, जिसमें 2 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर हैं और प्लस मेहदी हसन, ये 5 इनके मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जो कि पूरे लगभग 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइमर्स के तौर पर सैफ हसन इनके पास है, जो कि T20 में तो कम बॉलिंग करते हैं। यहाँ पर समीम हुसैन भी हैं, ये ज्यादा बॉलिंग T20 में करते हैं। वनडे मैच यही होता तो सैफ हसन आपको ज्यादा बॉल करते दिखाई पड़ते, लेकिन ये 2 डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच के लिए इसी वजह से बन जाते हैं, खास करके समीम हुसैन, चूंकि चांसेस उनके बैटिंग के होंगे और साथ ही साथ बॉलिंग के भी। हालांकि सैफ हसन चूंकि टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, तो इनका तो चांस एक सेफ प्लेयर के तौर पर बनेगा ही। बाकी बेंच पर देखेंगे तो तंजीम हसन साकिब हैं, शरीफुल इस्लाम है, परवेज हुसैन इमोन है और नूरुल हसन भी हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे करियर इन सभी प्लेयर्स का जो बांग्लादेश के टीम के स्क्वाड में है पूरे के पूरे T20 फॉर्मेट में, तो वो आपके सामने है, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे तंजीद हसन हो गए, ये 38 T20 मैच में 852 रन बना चुके हैं, 25 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग का 19 और सेकंड इनिंग का 30 है, जो दिखाता है कि कंफर्टेबल होते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में। पहली इनिंग की बैटिंग में उतनी कामयाबियां इनको मिली है नहीं। वहीं पर सैफ हसन की बात करें तो 14 मैच में 360 रन है, 32 का एवरेज है, पहली इनिंग का
18 तो सेकंड इनिंग का 44। तो ये जो नंबर्स है ना करियर के, जिसमें आपको ओवरऑल डेटा तो दिखाता है कि बैटर कैसा है फिलहाल, लेकिन ये जो इनिंग की बेसिस पर चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं ये आपको पूरा खोल के दिखा देता है कि कौन सा खिलाड़ी कितना बेहतर किस कंडीशन में दिखाई पड़ता। तो एक तो यहाँ की पिच वो सेकंड इनिंग की बैटिंग को आसान बनाती है, ओवर्स के चांसेस हैं, और इवन इन दोनों बैटर्स के नंबर्स भी सेकंड इनिंग में ज़्यादा हैं। तो सैफ हसन तो निश्चित तौर पर दोनों इनिंग के लिए एक अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन तंजीद हसन है ना, इनको अगर आपको लेना है एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर, चूंकि ज़्यादातर लोग लेकर के जाएंगे नहीं, तो वो सेकंड इनिंग में एक बेस्ट ऑप्शन होंगे एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर। उसी तरह से बाकी बैटर्स के भी सारे वो नंबर आप देख लीजिए वीडियो को रोक करके, और बॉलर्स के भी नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे नसुम अहमद को ले लीजिए, या जिनका डिफरेंस हो ज़्यादा, हालांकि अगर आप देखेंगे ना जिनके बॉलर्स हैं सारे के सारे, उनका स्ट्राइक रेट पहली इनिंग और सेकंड इनिंग का काफ़ी आसपास में ही है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको नसुम अहमद का दिखाई पड़ेगा, 42 मैच में 46 विकेट ले चुके हैं, और ये जो 46 विकेटें इन्होंने ली हैं उसमें पहली इनिंग में जितनी भी बॉलिंग करके जितनी विकेटें ली हैं उसमें ऑन एन एवरेज इनको हर 20वीं गेंद पर एक विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में हर 16वीं गेंद पर, जो कि स्पिनर्स का एक नेचुरल होता भी है कि वो सेकंड इनिंग में ज़्यादा कामयाब होते हैं, वहीं इनका ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अभी बाकी बॉलर्स के भी नंबर्स आप स्ट्राइक रेट में देख लीजिए, करियर का अनुभव देख लीजिए, जिससे आपको हर एक प्लेयर के बारे में कम से कम उसकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, उसको देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कह रहा था कि तंजीद हसन ज़्यादातर लोग इनको लेकर के जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पर एक 33, एक 51, एक 52, एक यहाँ पर 54 नाबाद, और यहाँ पर एक 29 और एक 73 की पारी। तो बहुत ही ज़्यादा हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, किसी मैच में चलेंगे फिर अगले 2 मैच में नहीं चलेंगे, तो निश्चित तौर पर ये इनके साथ एक रिस्क होता है। बाकी सेकंड इनिंग के लिए एज ए बैटर जरूर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं सैफ हसन, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम पर है, हालांकि बॉलिंग भी रिसेंट टाइम पर इन्होंने काफ़ी सारी करी है अपनी टीम के लिए, उस वजह से और बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं। तो ये कैसे ऑप्शन होंगे ना सैफ हसन आज के इस मैच में, जो मेरे हिसाब से आपकी बनने वाली, अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, एक तो अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो ये आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। सेकंड इनिंग की टीम बना रहे हैं, अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग है बांग्लादेश की, तो वहां पर निश्चित तौर पर एक कप्तान है, बस कप्तान भी हो सकते हैं। और इवन अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए 6 टीम, तो 4 से 5 टीमों में होने ही चाहिए। और उसके बाद आते हैं लिटन दास, ये भी एक हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर, लेकिन रिसेंट टाइम पर रन इन्होंने बनाए हैं। तो अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो 2 से 3 टीमों में आपके होने चाहिए, यानी कि 50% टीमों में। और अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो केवल सेकंड इनिंग की बैटिंग में आप इनको ट्राई करिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तौहीद हिरदोई हैं उसी तरह से, ये भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली हर मैच पर रन बनाते नहीं। जाकिर अली के साथ भी वही प्रॉब्लम होगी। समीम हुसैन चूंकि बैटिंग में नीचे आते हैं, बॉलिंग भी कब करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं होता, तो केवल एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर, जो कि आपको मैंने प्लेइंग 11 के टाइम पर ही बता दिया कि उस तरह से यूज होंगे। और जैसे मैंने आपको ये भी कहा ना कि लिटन दास, तौहीद हिरदोई और जाकिर अली, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि 2-2 टीमों में, अगर आप 6 टीमें बना रहे हैं तो रोटेट होकर के बराबर टीमों में होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सैफ हसन, तंजीद हसन और समीम हुसैन का भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी उसके बाद आती है इनकी मेन बॉलिंग, जिसमें एक तो है मेहदी हसन, दूसरे हैं रिशद हुसैन, तीसरे हैं नसुम अहमद। आज के इस मैच में अब ये लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो तो अलग मैटर है, लेकिन जो क्वालिटी इनके पास है एज ए स्पिन बॉलर, जो सामने वेस्टइंडीज की टीम है उनकी जो वीकनेस है बेसिकली स्पिन बॉलिंग, और अभी रिशद हुसैन ने तो वनडे सीरीज में कमाल की बॉलिंग करी है। अगर आप देखें, अगर आप 3 मुकाबले में इतनी विकेटें लेकर के जा रहे हैं, 12 विकेटें किसी टीम के खिलाफ, तो स्पेसिफिकली वो दिखाता है कि कितनी कमजोर वो टीम है स्पिन के खिलाफ। और उसी में मेहदी हसन भी रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। नसुम अहमद ने भी आखिरी 3 मैच में देखे तो 6 विकेटें ले रखी हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर सैफ हसन एक ऐसे ऑप्शन है इस टीम की तरफ से जो आपकी मल्टीपल टीमें बनते वक्त 6 में से 4 से 5 टीमों में होंगे। ठीक उसी तरीके के प्लेयर ये तीनों स्पिनर भी होंगे, और इवन स्मॉल लीग की टीम बन रही है तो सैफ हसन के साथ ये तीनों प्लेयर एक फिक्स ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में चिपके होंगे। बाकी देखना पड़ेगा तस्कीन अहमद और साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान दोनों खेल रहे हैं, या इन दोनों में से किसी एक के जहां पर तंजीम हसन साकी को खिलाया जाएगा या शोरफुल इस्लाम को खिलाया जाएगा। लेकिन जो भी खेलेगा, बाकी 2 तेज गेंदबाज अपनी टीम के अंदर, वो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वहीं पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग आ जाती है तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। दोनों में से ज़्यादा किसी एक को लेकर के जाना है। इस तरह से प्लेयर सिलेक्शन आपको करने हैं। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, यानी कि बेंच पर से अगर कोई प्लेयर जिस भी प्लेयर की जगह पर आएगा उसका वही रोल होगा, जो आपको मैंने बताया कि कितनी टीमों में उसको रोटेट करके लेके जाना है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े वेस्टइंडीज के खिलाफ बांग्लादेशी प्लेयर्स के अगर आप देखें तो तंजीद हसन के 3 मैच में केवल 17 रन है, 5 के एवरेज पहली इनिंग का है, सेकंड इनिंग में बैटिंग आई ही नहीं है इनकी। और बाकी सैफ हसन तो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले नहीं, लिटन दास के 13 मैच में 319 रन है, एवरेज इनका भी बहुत ही खराब है। सेकंड
सेकेंड इनिंग का फिर भी ठीक है। बाकी जाकिर अली बेहतर खेले हैं, 3 मैच की 2 इनिंग में 120 रन है, 60 का एवरेज है। इसी वजह से बाकी समीम हुसैन के 3 मैच में 64 रन है, 32 का एवरेज है। दोनों दो बार ही आउट हुए हैं, इसी वजह से एवरेज आपको ये दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद आते हैं मेहदी हसन, 6 मैच में 12 विकेटें, रिशद हुसैन 3 मैच में 6 विकेटें, नसुम अहमद की 1 मैच में 2 विकेटें और तस्कीन अहमद के भी 5 मैच में 8 विकेटें और मुस्तफिजुर रहमान के 9 मैच में 15 विकेटें। तो दिखाता है कि बांग्लादेशी प्लेयर कितने ज्यादा कामयाब रहे हैं एज ए बॉलर सामने जब वेस्टइंडीज की टीम आती है। इवन तंजीम हसन साकिब के भी 3 मैच में 4 विकेटें हैं, शोरिफुल इस्लाम के भी 3 मैच में 4 विकेटें हैं और बाकी परवेज हुसैन इमाम भी 1 मैच खेल करके 39 रन बना चुके हैं। तो ये वो सही आंकड़े, उसी चीज़ को निश्चित तौर पर मेरे जो हैं, जो पीछे आपको ने चीज़ें बताई थी प्लेयर्स को लेकर के, उसी को क्लियर करेंगे। बाकी अपने इस ग्राउंड पर, अपने इस होम ग्राउंड पर बेसिकली बांग्लादेशी टीम कैसा खेलती रही है इनके प्लेयर्स। तंजीद हसन के 3 मैच 106 रन है, 53 के एवरेज है, चूंकि 2 ही बार आउट हुए हैं और उसमें भी 85 के एवरेज है सेकंड इनिंग का। और उसके बाद आते हैं सैफ हसन, 6 मैच में यहाँ पर बहुत खराब खेले, केवल 92 रन है। और उसके बाद लिटन दास की 11 मैच में 27 का एवरेज है, 40 का एवरेज यहाँ पर तौहीद हृदय का है, चूंकि 4 ही बार आउट हुए इस मैदान पर जब भी बैटिंग करी है। बाकी जाकिर अली के 2 मैच में 57 रन है, 2 मैच में 81 रन समीम हुसैन के। तो लोअर ऑर्डर के बैटर्स, टॉप ऑर्डर में से कुछ हद तक सैफ हसन या कुछ हद तक लिटन दास से तंजीद हसन स्पेसिफिक इनिंग में। और उसके बाद बॉलिंग तो वो तो कमाल करती ही रही है हर ग्राउंड पर, और खास करके वेस्टइंडीज के खिलाफ। तो हालांकि इस मैदान पर मुस्तफिजुर के आंकड़े थोड़े खराब है, लेकिन बाकी चाहे तस्किन को देख लें, नसूम को देख लें, या इवन अगर आप देख लें रिशद हुसैन के आंकड़े ओवरऑल काफ़ी बेहतर हैं। तो ये तो वेन्यू का डेटा था। अब उसके बाद आकर के इनकी बैटिंग की भी वीकनेसेस को देखें तो ये भी खुल करके आएगा कि तंजीद हसन जो इनके एक लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, अकील हुसैन जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, वो इनको 10 गेंद पर 3 रन देकर के 1 बार आउट कर चुके हैं। रोस्टन चेज जो ऑफ स्पिनर है, वो 4 गेंद पर 3 रन देकर के 1 बार आउट कर चुके हैं। और इवन गुदा केएस मोती पर भी 1 बार आउट हुए, जो कि जनरली माना जाता है कि लेफ्ट हैंडर्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। और इसका रीजन यही है कि जो दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, गुदा केएस मोती और अकील हुसैन, वो गेंद को एक अगर आप कहें ना, तो वो जो क्लासिक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग होती है, जो गेंद को अंदर लेकर के आती है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, वो ये दोनों काम नहीं करते। ज़्यादातर आर्म बॉलिंग करते हैं, जो कि छोड़ करके बाहर भी निकल जाती है। तो वो कुछ उस तरीके की बॉलिंग पर इनको परेशानी होती है। ओवरऑल भी देखें ना, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 55 गेंद पर 64 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी लिटन दास ये भी अकील हुसैन पर 2 बार आउट हुए हैं, 35 गेंद पर 35 रन बना करके। ओवरऑल ऑफ स्पिन पर तो बहुत ही खराब खेलते हैं, 303 रन बना करके 17 बार आउट हो चुके हैं, यानी कि 20 के भी नीचे का एवरेज है। बाकी नूरुल हसन, अकील हुसैन के 6 गेंद पर 3 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनकी भी कमजोरी है। और इवन मैं तो ये कहूंगा ना, यहाँ पर लेग स्पिन का जिक्र है नहीं, क्योंकि जब खेलते हैं ये लोग सामने की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ, तो उसमें कोई लेग स्पिनर तो है नहीं। इसी वजह से जो स्पिनर हैं ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उसी की वीकनेस यहाँ पर शो की गई। और ज़्यादा बांग्लादेशी प्लेयर वेस्टइंडीज की रिसेंट जो बॉलिंग अटैक है उसको खेले हैं नहीं, तो ज़्यादा डेटा तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन लब्बो लुआब यही निकलेगा कि स्पिन खेलने को लेकर के, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो और थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन, जो कि लेफ्ट हैंडर्स भी कई सारे हैं अगर आप देखें बांग्लादेश की टीम में, तो वो दिक्कत देती है उनको। और ऐसे बॉलर गुदा केएस मोती तो हैं ही, अकील हुसैन हैं ही, और इवन रोस्टन चेज अगर खेलते हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर तो ये भी हैं। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर में एली कैथानेज भी देखिए अभी वनडे सीरीज में ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, तो उम्मीद है कि ये ओपन करेंगे आमिर जंगू के साथ, और ओपन करेंगे और बाद में बॉलिंग भी करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी साई होप है, रोमन पावेल है, सरफेन रदरफोर्ड है, रोस्टन चेज और रोमारियो शेफर्ड हैं, और बाकी अकील हुसैन, जेडन सील्स, गुदा केएस मोती और जेसन होल्डर जैसे 4 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें 5वें बॉलर होंगे रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज और कभी कभी जरूरत पड़ने पर एली कैथानेज। तो इस तरीके से बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। पावर प्ले में तो वही तेज गेंदबाजी शुरुआत करेंगे, और बाकी 4 बेंच के जो प्लेयर अकीम अगस्ट, ब्रेंडन किंग, रेमन सिमेंट्स और खैरी पियरी, उनका भी नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं करियर का वो डेटा, जैसे कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स का देखा था ना कि पूरा करियर चला कैसा है और वो इनिंग के बेसिस पर कैसा चला है। इस जो पेज को यहीं पर रोकिए, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए स्क्रीनशॉट को लेकर के। और बांग्लादेश की टीम का भी अगर आप करियर डेटा जो आपको मैंने समझाया था ना, उसको अगर आप समझ चुके हैं तो दोबारा यहाँ पर बताने की वो जरूरत है नहीं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा देखना चाहिए हिस्सा, तो देखिए और इसको भी समझिए, ताकि आपको हर एक प्लेयर की यूटिलिटी का पता चले कि कौन किस इनिंग के लिए बेहतर है, कब किस कंडीशन में। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो अभी आमिर जंगू ना नेपाल के खिलाफ एक T20 मैच में 74 रन बना करके यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उम्मीद है कि आज ओपन करेंगे। और उसके बाद एली कैथानेज अभी वनडे सीरीज में देखिए 2 आखिरी मैचेस में 2-2 विकेट लेकर के गए थे अपनी बॉलिंग से। बैटिंग से हालांकि वो परफॉर्मेंस इनके निकल करके आई नहीं, लेकिन बॉलिंग ने इनको काफी इंपॉर्टेंट बना दिया है इनके। तो दोनों के दोनों काफी अच्छे चॉइस तो हैं। बाकी से होप एज अ डिपेंडेबल ऑप्शन अगर आप देखें तो इनके ऊपर आप डबल टिक मार्क लगा सकते हैं कि चाहे स्मॉल लीग की टीम हो और इवन अगर आप मल्टीपल 6 टीमें बना रहे हैं तो दोनों जगह पर आपकी ये टीम में एक फिक्स ऑप्शन के तौर पर रहेंगे। और बाकी रोमन पावेल ये रिसेंट टाइम में देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। नंबर्स में आपको उतना दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि काफी नीचे बैटिंग करते हैं CPL वगैरह में, तो इसी वजह से कई बार नॉट आउट भी लौटे। अगर आप देखें तो लगातार नॉट आउट पारी इनकी है बड़ी बड़ी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर
हो सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कि स्पिन बहुत खराब खेलते हैं, तो ये एक दिक्कत इनके साथ है। वही सेम दिक्कत सरफेन रदरफोर्ड के साथ भी है। रोस्टन चेज जो जनरली स्पिन अच्छी खेलते हैं, खुद स्पिन बॉलर भी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बैटिंग फॉर्म में है नहीं, और इसी वजह से इनको मैं मानूंगा ना, क्योंकि सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी एक ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जो कि आपके स्मॉल लीग की टीम में तो होने ही चाहिए, मल्टीपल टीमों में से आधा से ज़्यादा टीमों में वहाँ पर भी होने चाहिए। और मारियो सेफर्ड भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन होंगे जिनका फॉर्म आपके सामने है, बल्ले और गेंद दोनों से, और इवन जेसन होल्डर भी। और उसके बाद आते हैं गुदाकेश मोदी, जेडन सील्स और अकील हुसैन, तीनों काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग फॉर्म में हैं। अब ये देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, और सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहाँ पर ओस आ रही है या नहीं आ रही। आएगी तब स्पिनर्स निश्चित तौर पर, चाहे वो बांग्लादेश के हों और चाहे वेस्ट इंडीज के हों, तब कंट्रोल करके उनको अपनी टीम में आपको लेना पड़ेगा, वरना निश्चित तौर पर यहाँ से तो अकील हुसैन, गुदाकेश मोदी भी इंपॉर्टेंट हैं, इवन जेडन सील्स भी। और बैटिंग में तो आपको मैंने बता ही दिया कौन कैसे फॉर्म में है, सारे आंकड़े और डेटा आपके सामने है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में देखेंगे ना तो साई होप 3 मुकाबले खेले बांग्लादेश के खिलाफ, 114 रन है, 38 का एवरेज है, 35 का एवरेज रमन पावेल का भी है बांग्लादेश के खिलाफ। और उसके बाद एक मैच में 2 रन है सरफेन रदरफोर्ड के। रोस्टर जेज काफ़ी खराब खेले हैं, होल्डर के एक मैच में 1 विकेट है, रोमारियो सेफर्ड के 6 मैच पर 9 विकेट है, 58 रन है। और उसके बाद आते हैं अकील हुसैन और गुदाकेश मोती, लगभग हर मैच में 1 विकेट इन्होंने लिया है। जेडन सील्स चले नहीं एक मैच में, ब्रैंडन किंग के 5 में जो 73 रन है। तो आंकड़े ही बता देते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज़्यादा तगड़े आंकड़े इन लोगों के है नहीं, स्पेसिफिकली बॉलिंग के। और उसके बाद आते हैं वेन्यू पर, तो इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं, साई होप 63 रन बनाए हैं, एक मैच में 38 रन इसी मैदान पर सरफेन रदरफोर्ड के। होल्डर के इसी मैदान पर एक मैच पर 18 रन है, 1 विकेट है। और इवन रोमारियो सेफर्ड के 4 मैच में 79 रन है, 4 विकेट हैं। और 3 मैच में 51 रन है यहाँ पर ब्रैंडन किंग के। और बाकी ये चीज़ तो आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि स्पिन बॉलिंग खेलने को लेकर के वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट टीम में से एक है वेस्ट इंडीज, और वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी ओवरऑल अगर आप देखें तो। लेकिन फिर भी साई होप जो कि मेहदी हसन के ऑफ स्पिन पर एक बार आउट हुए हैं, वो डेटा आप देख सकते हैं। रोमन पावेल तो मुस्तफिजुर रहमान पर भी 3 बार केवल 26 रन बना करके आउट हो चुके हैं, रिशद हुसैन पर भी 1 बार आउट हुए हैं। और ऑफ स्पिन पर आंकड़े देखिए कि 20 के भी नीचे का एवरेज है। ब्रैंडन किंग के भी आंकड़े आपके सामने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये सारा डेटा एनालिसिस जिसमें रोमारियो सेफर्ड का भी डेटा है, प्लेयर बैटल का और इवन वीकनेस का, वो भी देखने के बाद ये बात तो क्लियर है कि फेवरेट तो बांग्लादेश की ही टीम है आज के इस मैच में भी। हालांकि सबसे बड़ा रोल यहाँ पर टॉस का होने वाला है, और सेकंड इनिंग में ओस आएगी या नहीं उसका होने वाला है, जो कि आपको निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। दोनों चैनलों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाकर के जल्दी से ज्वाइन करिए। फिलहाल के लिए रिशद हुसैन और जेसन होल्डर दो सबसे कॉमन और सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन है, ये जान लीजिए। बाकी एली कैथानेज, अकील हुसैन या नसूम अहमद में से कोई एक, और सैफ हसन भी काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन कप्तान है बस कप्तान के बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, खुद से अपनी टीम बनाने की कोशिश करिए। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी सारे अपडेट्स आपको मिल ही जाएंगे। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।